प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो है यह और इसमें आप देखेंगे कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। तो दो वेक्टर्स का एडिशन हम लोग दो लॉ का मदद लेते हैं। एक लॉ को कहते हैं ट्रायंगल लॉ, सेकंड को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। यानी हम ट्रायंगल लॉ से भी दो वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखें कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ क्या है। नाउ फर्स्ट इज योर ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है? ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर गिवन, सपोज कीजिए कि ये दो वेक्टर हमको दिया गया है, दिस इज द वेक्टर ए और दिस इज द वेक्टर बी। वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स को हमको ऐड करना है। नाउ इट टेल्स दैट the displace one of the vector itself parallel in such a way that the tail of vector B touches the head of vector A and construct a triangle. Now the third side of the triangle gives the magnitude and direction of the resultant vectors, means net vectors in opposite orders. इन अपोजिट ऑर्डर्स तो देखें हम कैसे कर देंगे इसको। तो इस वेक्टर ए को सपोज कीजिए कि हम यहां पर फिर से लिख रहे हैं, ये है वेक्टर ए और ये जो वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी को हम इट से पैरेलली मूव करें, यानी ये एक्स एक्सिस से, यानी ए वेक्टर से अगर थीटा एंगल बना रहा है यहां पर, तो इतना ही एंगल बनाते हुए और इस टेल को हम ए से कनेक्ट कर देंगे, यानी ये है वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर बी। नाउ दीज टू वेक्टर्स मेक्स एंगल थीटा। या अब ये क्या कर रहा है कि ये ट्रायंगल आप कंप्लीट करें, ये कंप्लीट कर लिया ट्रायंगल। नाउ दिस वेक्टर, द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर सी in magnitude as well as direction, but in opposite order. opposite order का क्या मतलब है कि इस ट्रायंगल के अंदर में, यानी इस क्लोज्ड फिगर के अंदर में अगर हम ए बी को रोटेट करते हैं, ये हमारा है ए, ये है बी, इसको रोटेट करते हैं तो इसका डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। जबकि इस क्लोज्ड फिगर में सी को जब हम रोटेट करते हैं तो इसका डायरेक्शन हो जाता है क्लॉकवाइज। देखिए here this C represented as A, vector A plus vector B. So this is the addition of two vectors by triangle law. अब चलें इस ट्रायंगल लॉ के हेल्प से इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे कर लेंगे। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर नोटेशन दे रहे हैं। सपोज ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, यानी OP, वेक्टर OP, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड हमारा है A वेक्टर। PQ, वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड हमारा है B और वेक्टर OQ का मैग्नीट्यूड है दिस इक्वल टू C। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इस पॉइंट पर, तो मान लीजिए कि ये PQR पॉइंट है, ये R। अब देखिए तो ये एंगल हमारा है 90 डिग्री, यानी यहाँ पर इस Q पॉइंट से हमने R पर यहाँ ये प्रोड्यूस्ड
पी आर पर एक हमने परपेंडिकुलर डाल दिया है। अब देखिए इस ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल क्यू पी आर, तो क्यू पी आर में हम देखते हैं इन ट्रायंगल क्यू पी आर, तो देखिए इसमें क्या है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा इसमें, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया पी आर अपॉन पी क्यू, जिसका पी क्यू का मैग्नीट्यूड है बी, तो देयरफॉर पी आर अपॉन बी, देयरफॉर पी आर कितना हुआ हमारा, पी आर मैग्नीट्यूड है, याद रखें, तो ये हमारा हो गया बी कॉस थीटा। सिमिलरली अब साइन थीटा लें, यानी ये साइड कितना होगा, ये देखें, तो क्यू आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा, दिस इज योर बी साइन थीटा, यानी बी का कंपोनेंट, यानी प्रोजेक्शन मीन्स जस्ट लाइक ए शैडो, तो इस बी का जो प्रोजेक्शन है, तो ये ए के डायरेक्शन में ये इतना है पी आर, तो वेयर पी आर इक्वल टू योर बी कॉस थीटा, और ये हमारा है बी साइन थीटा, अब देखिए बहुत ही ये आसान हो गया। मान लीजिए कि वेक्टर ए और ये बी है, इसके बीच का एंगल है ये थीटा, तो देखें हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो नाउ दिस वेक्टर सी, यानी वेक्टर सी ऐसे लिखें आप इसको, या इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो देखिए कैसे कितना हो जाएगा। इस सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी, तो दिस इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा इन ट्रायंगल ओ क्यू आर से हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये सी इक्वल टू हमारा हो गया रूट अंडर, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी दिस ओ क्यू इक्वल टू रूट अंडर ओ आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, दिस इक्वल टू योर रूट अंडर ओ आर का मतलब हुआ कि ये ओ पी प्लस पी आर, तो ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए, और इसका मैग्नीट्यूड हमारा है बी कॉस थीटा, तो दिस ओ आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां पर कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और क्यू आर हमारा है ये बी साइन थीटा, तो दिस इज योर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा रूट अंडर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी वेक्टर सी ये हमारा मैग्नीट्यूड है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड, याद रहे। तो नाउ दिस इज योर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी इस फॉर्मूले से हम किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए, यानी सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा, इस फॉर्मूले से हम c का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, यानी अगर दो वेक्टर और उसके बीच का एंगल मालूम हो तो हम उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते कि याद रहे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हो। अगर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है तो फिर हम ये एडिशन नहीं कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ए हो फोर्स और ये बी हो वेलोसिटी, वी कैन नॉट ऐड दिस टू वेक्टर्स। अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, ये वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो बी भी डिस्प्लेसमेंट है। यानी सेम फिजिकल क्वांटिटीज होना चाहिए, तभी हम इसका एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन में हमने देखा कि ये हमारा एक फॉर्मूला आया, रिजल्टेंट वेक्टर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं। क्या? जैसे देखिए, ये हमारा है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी। अगर मान लीजिए कि ए के सामने का ये एंगल है अल्फा, बी के सामने का यह एंगल अगर हो बीटा, और सी के सामने ये एंगल है अल्फा बीटा, और सी के सामने का ये एंगल हो अगर गामा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर these are called the cosine law, कोसाइन लॉ। देखिए ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि सी स्क्वायर, जस्ट यही से हम फाइंड आउट कर लेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको हम लिख सकते हैं कि cos 180 माइनस गामा, cos 180 माइनस गामा, यह भी एक एंगल है, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस गामा। नाउ दिस विल बी योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गामा, cos गामा। तो देखिए एक फॉर्मूला मेरा ये भी आ गया, सी स्क्वायर। सिमिलरली हम और भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो ए स्क्वायर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो दिस इज योर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और cos लेंगे। अब देखिए ए के सामने का एंगल क्या है, ए के सामने का एंगल है अल्फा, तो यहां लिख देंगे cos अल्फा। सिमिलरली बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज योर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। तो these are called the cosine law। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक और लॉ की जरूरत पड़ती है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर लें। तो जैसे देखिए उस लॉ को हम लोग कहते हैं साइन लॉ। तो साइन लॉ क्या कहता है ये देखें। नाउ नेक्स्ट इज योर साइन लॉ। ये तो हमारा था कोसाइन लॉ, अब देखें साइन लॉ क्या है। साइन लॉ ये कहता है कि दिस ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, दिस इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय, यानी बी के सामने का एंगल, तो ये है बीटा, तो दिस इज योर साइन बीटा मस्ट बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गामा। दिस मस्ट बी इक्वल टू ए कांस्टेंट, यह हर हमेशा कांस्टेंट होगा। दिस इज कॉल्ड योर साइन लॉ। ये था हमारा ट्रायंगल लॉ फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब नेक्स्ट आप देखें पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। पहले हम लॉ बता देते हैं, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह होगा न्यूमेरिकल बेस्ड। तो देखें पैरेलल, सेकंड इज योर पैरेललोग्राम लॉ। सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ of addition of two vectors।
Now, this law states that if two vectors are given, suppose this is the vector A and this is the vector B. These two vectors should be of same physical quantities. हर हमेशा ये बात हम बोलते हैं, same physical quantities हो. Next, displace one of the vectors, suppose B, in such a way that the tail of vector B touches the head of vector A. यानी अगर इन दोनों को हमको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे कि सपोज कीजिए एक नेक्स्ट हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस वेक्टर को उठा के यहां रख दिए, दिस इज द वेक्टर ए. अब बी वेक्टर को इटसेल्फ हम पैरेलली हम कैसे मूव करें कि इसके टेल को इसके टेल से टच कर दें, और ये मान लीजिए कि यहां पर एंगल बना रहा है यहां थीटा सपोज. तो नाउ दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर बी. ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा. अब ये कहता है कि नाउ कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम. ये हमारा एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया. ये नाउ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी दिस इज द सी which gives the direction and magnitude of the resultant vector. यानी A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट है C and must be in opposite order. कैसे? अब देखिए यहां पर हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर रहे हैं. इस B वेक्टर को हम डिस्प्लेस करके यहां लिख सकते हैं, दिस इज द वेक्टर B. इस वेक्टर को डिस्प्लेस करके, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, आमने सामने का साइड इक्वल होता है, इसलिए इस साइड को हम यहां भी लिख सकते हैं और इसके एरो को हम यहां पर डाल दिए ऐसे. तो दिस इज द वेक्टर ए. अब यहां पर एक हम इस लाइन को हम प्रोड्यूस कर दिए और यहां से एक हम परपेंडिकुलर डाल दिए, दिस इज परपेंडिकुलर. सिमिलरली यहां भी हम लिख सकते हैं, ये है ओ पी क्यू आर एस. देखिए तो ये हमारा हो गया डायग्राम. अब देखिए ये एंगल है थीटा, इसलिए ये भी एंगल क्या होगा थीटा. अब इस B का कंपोनेंट PS डायरेक्शन में, यानी ये इतना हमारा हो जाएगा ये B cos थीटा, और ये हमारा हो जाएगा B sin थीटा, B sin थीटा. Next is your, now in triangle we see that in triangle ORS, ORS क्यों? क्योंकि यह ORS क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. ये हमारा है बी, बी मीन्स बेस, और ये है परपेंडिकुलर पी, पी स्क्वायर, यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर. देयरफॉर यू कैन राइट हियर सी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया OS का OS प्लस OS का स्क्वायर और प्लस ये हो गया RS का स्क्वायर, RS का स्क्वायर. दिस इक्वल टू OS का मीनिंग है कि OP प्लस PS का होल स्क्वायर और प्लस RS का स्क्वायर. दिस इक्वल टू, ये फिर हमारा क्या है, जस्ट हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं. तो यहां देखिए ये हमारा हो गया A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ये हमारा हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा. तो देयरफॉर योर सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा. यानी सेम रिजल्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ में जो कि ट्रायंगल लॉ में आया था. अगेन इफ सपोज दिस वेक्टर C मेक्स एंगल हेयर अल्फा विथ A, तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल लेंगे?
कि सी का डायरेक्शन क्या है ए के साथ। तो मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, तो यहां हम लिख सकते हैं कि टेन अल्फा इक्वल टू व्हाट, तो टेन अल्फा इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाय ओ एस इसे लिख सकते हैं दिस इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाय ओ एस को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एस। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि आर एस मीन्स बी साइन थीटा, तो दिस इज योर बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ओपी मतलब है हमारा ए, तो ये हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। देखिए इट मीन्स हेयर टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। देखिए यानी इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और इससे हम उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है किसी एक वेक्टर के साथ वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। और जब ये फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर बी के साथ कितना एंगल बना के ये चल रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे कि थीटा माइनस अल्फा, तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें कि इसका मैग्नीट्यूड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एंगल से। अगर ए और बी वेक्टर के बी का एंगल अगर चेंज करता है तो रिजल्टेंट वेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वी नो दैट सिंस सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हम जानते हैं कि इस cos थीटा का वैल्यू +1 से लेकर के -1 तक होता है, यानी इस c का वैल्यू डिपेंड करता है cos थीटा के ऊपर। तो देखें फर्स्ट केस इफ थीटा इक्वल टू हो 0, इसका मतलब है कि cos थीटा हो गया 1, तो देयरफॉर cos थीटा विल बी 1, तो देन c स्क्वायर इक्वल टू योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यू कैन राइट हेयर a प्लस b का होल स्क्वायर, देयरफॉर c इक्वल टू a प्लस b, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम। देखें अब इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा हुआ है इससे, ये है 10 न्यूटन फोर्स, और दूसरा फोर्स इसी लाइन पर है क्योंकि थीटा दोनों ए और बी, ये है वेक्टर ए आई डायरेक्शन में लग रहा है और ये है वेक्टर बी, ये है हमारा 5 न्यूटन और ये भी हमारा आई डायरेक्शन में ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इट मीन्स द थीटा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल बी 0। तो इस पॉइंट पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो सीधा हो जाएगा 10 + 5 15 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा यहां निकल रहा है वह हो जाएगा 15 न्यूटन, मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखें कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि cos थीटा का वैल्यू हो -1। इफ दिस विल बी -1, इसका मतलब है कि अगर थीटा हो हमारा पाई, सपोज 180 डिग्री, तो cos पाई इक्वल टू योर -1। इन दैट केस यहां पर हमारा आ जाएगा -2ab, तो फिर यहां पर आ जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस, तब यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। यानी अगर किसी भी पॉइंट पर दो वेक्टर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है
तो रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा वह मिनिमम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक ये पॉइंट है हमारा, यह एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर की ओर भी लग रहा है 10 न्यूटन। तो ये पॉइंट का मूवमेंट किधर होगा? कहीं नहीं होगा। जस्ट ये क्योंकि रिजल्टेंट यहां पर 0 हो गया, C 0 हो गया, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल हमारा हो गया थीटा इक्वल टू पाई। तब हो जाएगा हमारा ये C इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा A माइनस बी, तो दिस इक्वल टू 10 माइनस 10 हो गया 0 न्यूटन, कुछ नहीं। तो ये हमारा हो गया मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ये सॉरी कॉस पाई को, हाँ ठीक है, 10 न्यूटन अगर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो हमारा नेट फोर्स वैल्यू हो जाएगा 0। नेक्स्ट इज योर, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल हो 90 डिग्री, यानी ये थीटा एंगल यहां पर ये थीटा हो जाए अगर π/2, कहने का मतलब कि ये कोई पॉइंट है, इस पर मान लीजिए कि ये हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर, या इसको ऐसे समझे आप कि ये कोई रिवर है, सपोज दिस इज द रिवर, रिवर का फ्लो है इधर सपोज 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसे देखें एक एग्जाम्पल, ये है 4 किलोमीटर पर आवर, और जो यहाँ पर स्विमर है उसका जस्ट वो परपेंडिकुलर मूव करता है यहाँ पर स्विमिंग के लिए, और इसका है सपोज 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा? अब इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 4 की ओर थोड़ा सा झुकते हुए ये यहाँ पर आ जाएगा इस पॉइंट पर, यानी यह स्विमर यहाँ पर पहुंचेगा इस P पॉइंट पर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री और ये जो वेलोसिटी है थोड़ा ज्यादा है, इसलिए रिजल्टेंट हर हमेशा ज्यादा की ओर झुक जाता है। तो देखें यहाँ पर, यानी स्विमर जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी ये कितना, ये जो स्विमर का नेट वेलोसिटी क्या होगा, तो इसको बाद में हम लोग देखेंगे। इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बी, यानी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो या वाटर, एंड दिस वेलोसिटी, ये हमारा है रिवर फ्लो का वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सब हम लोग जब 2 डायमेंशनल मोशन का पढ़ेंगे ये सब प्रॉब्लम तब देखेंगे और डिटेल में। अभी थोड़ा शॉर्ट में ही हमको समझना है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए उसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इस वेक्टर का डायरेक्शन, तो इसको हम लोग हर हमेशा C लेटर से डिनोट किए हैं, कभी C से ही करें, या ये मान लीजिए अगर है V1 ये है V2 तो इसको हम V लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज द V। तो V कितना होगा, तो देखिए, तो नाउ V स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा, यही A इक्वल टू है V, B इक्वल टू है, ये तो सिर्फ नोटेशन है ए बी कोई अलग से कुछ नहीं है। ये फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं, ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दिस इज योर, ये देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 और ये हमारा है cos π/2। नाउ cos π/2 इक्वल टू 0, तो ये टर्म हो गया 0। तो ये हमारा कितना हो गया, 4 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 9, देयरफॉर V इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये √25, देयर दिस इक्वल टू 5 किलोमीटर
16 प्लस, हाँ ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिजल्टेंट, दैट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इन वाटर। क्या हो जाएगा ये, या इन रिवर कहिए, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए इस, ये जो हमारा स्विमर है ये कितना एंगल बना करके यहाँ पर मूव कर रहा है। तो मान लीजिए ये अल्फा एंगल है, तो ये अल्फा एंगल हम कैसे निकाल लेंगे, ये देखिए। तो यहां से एक परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए, तो ये भी तो हमारा है 3, ये वेक्टर भी तो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम कैसे निकाल लेंगे, जस्ट इसको जस्ट हम ऐसे कर देंगे कि टेन अल्फा इक्वल टू 3/4। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, यानी इतना एंगल बनाते हुए यह स्विमर यहां पर रीच करेगा। इसको हम जस्ट जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं, यानी b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, उससे भी करें तो उतना ही आएगा। जैसे देखें तो एक तो ये मेथड हो गया, डायरेक्ट हम यहां पर लेके रख देंगे फॉर्मूला में। नेक्स्ट देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो टेन अल्फा इक्वल टू, हम जानते हैं कि हम अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े हैं कि b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या करता है, b sin थीटा का मतलब हुआ ये वैल्यू, ये v2 वाला वैल्यू। तो v2 हमारा है ये 3, और साइन थीटा, तो साइन हो गया यहाँ पर, थीटा है हमारा 90 डिग्री, π/2, यानी v1 और v2 के बीच का एंगल। तो दिस इज योर साइन π/2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए v1, तो v1 में लिखेंगे 4 प्लस अगेन v2 तो 3 और cos π/2। अब ये cos π/2 इक्वल टू हो गया 0, ये हो गया 1, दिस इक्वल टू 3/4। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/4। ये देखिए, यानी हम दो वेक्टर का एडिशन कैसे कर लेंगे। अगर दोनों के बीच का एंगल कुछ एंगल बन रहा है या 90 है, तो अगर 90 है तब कितना हो जाएगा ये देख लीजिए यहाँ पर। तो सीधा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो गया 0, तो देयरफॉर c इक्वल टू रूट अंडर हम लिख सकते हैं a² प्लस b² होगा, यानी मिडिल में वैल्यू होगा। सबसे ज्यादा वैल्यू कब होगा c का, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 बने। सबसे मिनिमम कब होगा, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो 180 से हो। और ये बीच का वैल्यू है, मिडिल वैल्यू, ये हमारा है रूट अंडर a² प्लस b²। कब, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल हो 90 डिग्री। जैसे सपोज कीजिए कि हमको कोई कहेगा कि i और j वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो i और j के बीच का एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री। i मतलब दिस इज द यूनिट वेक्टर i, और j मतलब ये यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। तो ये है y, ये है x। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहां से एक पैरेललोग्राम बना लीजिए आप। दिस इज द वेक्टर c, ये है वेक्टर c, और c कितना होगा, तो नाउ c इक्वल टू, अब देखिए दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, यानी π/2। इसलिए c इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट अंडर a² प्लस b²। तो a² में इसका मैग्नीट्यूड है 1, यानी 1 का स्क्वायर, और प्लस इसका भी 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमको, रूट अंडर 2 यूनिट c वैल्यू। देखिए यहां, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ही है, देयरफॉर 1² प्लस 1²। अभी हम ये चीज आपको नहीं बता रहे हैं कि i डॉट i इक्वल टू 1 होता है।
जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं बताए हैं आपको, इसलिए आप सीधा इसे याद रखें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड का हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। नेक्स्ट देखें कि ये सी कितना एंगल बनाएगा आई के साथ, तो मान लीजिए अल्फा, तो देयरफॉर tan अल्फा कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो 1 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो 1, दिस इक्वल टू 1। नाउ दिस इक्वल टू tan 45 डिग्री, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू हमारा हो गया 45 डिग्री। यानी यह जो रिजल्टेंट है वह जस्ट इसको बांटते हुए, यानी बीच से डिवाइड करते हुए इस एंगल को, यानी ये एंगल हमारा निकल गया 45 डिग्री। इसका मतलब दिस एंगल इज ऑल्सो योर 45 डिग्री। क्लियर? यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट कीजिए, अब देखें हम लोग कि एडिशन तो हम पढ़ लिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखें एक और भी है बुक में आपको कि पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन लॉ है वह भी जस्ट ट्रायंगल लॉ ही है। जैसे कि मान लीजिए कोई हेक्सागोनल है, ये है ए वेक्टर, ये है बी मतलब हेक्सागोनल मतलब कि सबका साइड इक्वल है, मान लीजिए एक ऐसे है, फिर ये ऐसे है 3, फिर दिस इज द 4, दिस इज 5, दिस इज 6, यानी 6 साइड से ये बना हुआ है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द हेक्सागोनल। नेक्स्ट देखिए आप, अगर ये पॉइंट है ए ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। अगर हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और डी ई ऐसे, और ई एफ, ई ओ। तो कोई भी क्लोज्ड कर्व और सेम ऑर्डर में हो तो उसका नेट रिजल्टेंट 0 होता है। ये कहता है ट्रायंगल लॉ भी क्या कहता है कि अगर ये है वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी, तो सी जो होगा वह अपोजिट ऑर्डर में होगा, यानी वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू ये सी, अपोजिट ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, यानी सी इक्वल टू हमारा हो गया ए प्लस बी। लेकिन इसी केस में अगर हम यहां पर उसका एरो नहीं दे करके अगर हम ऐसे दें तो तब क्या हो जाएगा, तब इसका सी वैल्यू यानी नेट वैल्यू हो जाएगा 0। आप कहेंगे कैसे होगा 0? तो जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये है वेक्टर सी और ये है वेक्टर माइनस सी। तो अगर हम ऐसे ऑर्डर ले रहे हैं ए प्लस बी, तो इक्वल टू ये हो गया, ये जो एरो, ये जो डैश वाला हम दिए हैं, ये मान लीजिए हो गया ये। और फिर देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें भी तो वही है ए प्लस बी, ये सेम ऑर्डर में है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो प्लस सी हो गया, ये हो गया 0। क्यों? क्योंकि हेयर इसको अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे तो इसको मानेंगे निगेटिव डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड लेंथ इक्वल है, इसलिए मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, नेट, यानी अगर सेम ऑर्डर में है सभी वेक्टर्स किसी क्लोज्ड पाथ में, तो इसका नेट वैल्यू यानी नेट रिजल्टेंट हमारा हो गया 0, रिजल्टेंट हो जाएगा 0। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई हेक्सागोनल फॉर्म अगर ऐसे है कि मान लीजिए ये हमारा है ओ ए, ये है बी
ये हेक्सागोनल है तो साइड तो सबका इक्वल ही है। ये है थर्ड साइड, ये इसे है, फिर इसे आया, फिर इसे आया, सपोज कीजिए। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं ए बी सी डी ई, और ये है पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट ओ। अब देखिए ये कहता है कि ये वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी, तो ओ ए प्लस ए बी वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ, तो ये क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू हमारा हो गया ये ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। जस्ट अब यहां से चले नाउ, तो ये हमारा हो गया क्या, जैसे ये है मान लीजिए ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, या कुछ भी आप नाम दे दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या जस्ट ऐसे आप रखिए, याद रखिए। तो ये हो गया ओ बी। तो फिर देखिए ये कितना होगा, ये ओ सी कितना होगा वेक्टर, तो ओ सी हो जाएगा हमारा, यानी ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये, जस्ट थर्ड जो रिजल्टेंट होगा दैट इज अपोजिट ऑर्डर में, यानी ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर, यानी ओ सी वेक्टर इक्वल टू हमारा हो गया ये वेक्टर, यानी ओ बी वेक्टर अब प्लस बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर ऐसे लेके हम बीसी वेक्टर देखें। फिर देखिए ये वेक्टर कितना होगा, ओडी वेक्टर, ओडी वेक्टर, जबकि ये वेक्टर ऐसे है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, तो नाउ ओडी वेक्टर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा दिस ओ सी प्लस सी डी, तो ओ सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर, तो सी डी तक हम ले लिए। अब चलिए ये वेक्टर कितना होगा, तो ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दिस प्लस दिस इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर, ऐसे ये। तो नाउ हियर ओ ई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ डी वेक्टर प्लस ये हमारा हो गया डीई वेक्टर, डीई वेक्टर। देखिए ये, अब देखिए इसमें से अगर हम ओ ई वेक्टर फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए कौन कौन सा वेक्टर इसमें से कैंसिल हो सकता है। देखिए जैसे इस ओ ए वेक्टर और ये जो सी डी वेक्टर है हमारा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा इस वेक्टर से। देखिए यहां पर और भी कुछ कैंसिल हो सकता है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई पड़ रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों जस्ट इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा हमको। और भी वेक्टर हो सकता है, देखना पड़ेगा थोड़ा कि कौन कौन वेक्टर और कैंसिल हो सकता है एक दूसरे से, लेकिन यहां तो बिल्कुल क्लियर है, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो सकता है। अब ये वेक्टर और ये तो हमारा रिजल्टेंट ही है, तो रिजल्टेंट में अब इस वेक्टर, क्योंकि इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर लिए ये, अब इसमें अगेन हम इसको प्लस कर दें ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट यहां पर फाइंड आउट हो गया है। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड योर पॉलीगन लॉ, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ। तो ये आपके सिलेबस में थोड़ा कम ही है, वैसे तो मैथमेटिक्स में भी आपको वेक्टर पढ़ना है, उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, बीएससी में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि दो वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन ये जानना जरूरी है। तो ये था हमारा एडिशन पॉइंट्स। अब हम लोग, चूंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पर इसको स्टॉप कर रहा हूँ।
आप लोग सभी देखें इसको, और जो भी अच्छा सजेशन हो वह ज़रूर डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।